हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। मेरा नाम है अनूप तिवारी और आज इस लेक्चर में जो कि हमारा 30 डेज 40 मार्क्स टारगेट जो लेक्चर चल रहा है मेरा फॉर मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, उनके लिए जो मैं ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स या जिसे सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जो हाइड्रोलिक्स कहते हैं, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं और वो है द टॉपिक ऑफ, या फिर मैं कह सकता हूं द कॉन्सेप्ट ऑफ मेटा सेंटर। आज जो हम लोग पढ़ेंगे उसको हम लोग पढ़ेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ मेटा सेंटर। ओके, यहां पर मैं आप लोगों को बता देता हूं, यहां पर ये हम आज कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। देखिए जनरली क्या है, यहां पर जो मेटा सेंटर का मैं कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताऊंगा, जो मेटा सेंट्रिक हाइट के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, इसका कॉन्सेप्ट जनरली कहां पे यूज होता है, इसका कॉन्सेप्ट जो यूज होता है वो यूज होता है द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज। अब जब हम प्रीवियस लेक्चर में जब हम बॉयंसी के बारे में पढ़ रहे थे, तो बॉयंसी के कॉन्सेप्ट में भी मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन बताया था, लेकिन यहां पर हम उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे कि अगर कोई बॉडी मेरी फ्लोटिंग कंडीशन पर है, तो फ्लोटिंग कंडीशन पर वो बॉडी, चाहे वो किसी भी फ्लूइड के ऊपर हो, तो वो बॉडी अपने फ्लोटिंग कंडीशन पर अपने आप को स्टेबल कैसे रख सकती है, इस कॉन्सेप्ट के बारे में हम क्या करेंगे, यहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ सबसे पहले तो एकदम मैं बेसिक से बताता हूं आप लोगों को। अगर मैं यहां पर बोलूं कि कोई भी चीज, अब जब यहां पर अगर मैं फ्लोटिंग की बात कर रहा हूं, अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट के फ्लोटिंग की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं फ्लोटिंग, फॉर द केस ऑफ फ्लोटिंग, ठीक है, अगर मैं फ्लोटिंग की बात करता हूं, तो कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी किसी फ्लूइड पर फ्लोट या फिर फ्लोट यानी कि तैरना, तो कोई भी बॉडी किसी फ्लूइड के ऊपर तभी फ्लोट करता है जब उसकी मास डेंसिटी क्या होती है, जब उसकी मास डेंसिटी, किसकी मास डेंसिटी, जब बॉडी की जो मास डेंसिटी होती है वो लेस देन होती है, किसके लिए लेस देन होती है, फॉर दी मास डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। यहां पर मैं लिख सकता हूं मास डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, अब जनरली जो ये कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं, ये किसके लिए यूज करते हैं, ये हम जैसे वुडन जो शिप्स के लिए यूज करते हैं, बोट्स के लिए यूज करते हैं। तो जनरली यहां पर जो हमारा मेन फ्लूइड जिस पर हम कंसर्न है, वो यहां पर फ्लूइड कौन सा है, वो फ्लूइड यहां पर क्या होता है, वो फ्लूइड यहां पर होता है वाटर। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर मैं यहां पर फ्लोटिंग या कॉन्सेप्ट ऑफ मेटा सेंटर की बात कर रहा हूं, तो मैं यहां पर किन ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करूंगा, मैं यहां पर बात करूंगा फॉर ऑब्जेक्ट्स लाइक प्लास्टिक्स। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो भाई पानी में तैर सकते हैं, तो भाई प्लास्टिक्स आपके तैर सकते हैं। आपका क्या तैर सकता है, आपका वुड तैर सकता है, और आपका क्या तैर सकता है, आपका आइस तैर सकता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो वाटर के ऊपर क्या कर सकती है, फ्लोट कर सकती है। ठीक है, अब मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो ये सोच रहे होंगे, जो मेरा वीडियो देखेंगे तो सोचेंगे सर जो जहाज बनता हो तो लोहे का बनता है, लोहे की तो मास डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, जो शिप्स होते हैं, बड़े बड़े शिप्स होते हैं, आपने टाइटैनिक का नाम जरूर सुना होगा, टाइटैनिक मूवी भी देखी होगी। ठीक है, तो इतना बड़ा शिप था, वो दुनिया में बनने वाला सबसे बड़ा शिप था। ठीक है, बहुत बड़े बड़े इंजन्स लगाए गए थे, एक से बढ़ के एक अलॉयस का वहां पर यूज किया गया था। सही में वो शिप एक बेमिसाल था अपने जमाने के हिसाब से। फिर भी वो क्या हुआ, इतना बड़ा शिप था वो, फिर भी वो पानी के ऊपर तैर रहा, बाद में डूब गया वो तो एक इनफॉर्चुनेट इंसिडेंट की वजह से, बट स्टिल जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं वो पानी के ऊपर कैसे तैर जाते हैं, वो तो लकड़ी के नहीं बने होते, वो तो भाई प्रॉपर लोहे के बने होते हैं। तो यार यहां पर कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी बात ये होती है कि उनके बीच में एयर स्पेसेस होता है। ठीक है, तो अगर आप कितना भी भारी, जैसे कोई भारी सामान मिले, लेकिन अगर उसके अंदर एयर है, तो वो एयर क्या होगा, एयर की तो मास डेंसिटी कम होती है ना, तो एयर की मास डेंसिटी कम होगी तो क्या होगा, एज अ होल बॉडी वो उस पर क्या करेगा, फ्लोट करेगा। ठीक है, नाउ तो यहां पर हम लोग को जो यहां पर मेटा सेंटर का जो कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक है, तो यहां पर हमको मेटा सेंटर, ठीक है, मेटा सेंटर, ठीक है, इसको मेटा सेंटर TER करके भी इसको कहीं पर लिख देते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें यहां पर कॉन्सेप्ट सीखना है कि अगर मैं मेटा सेंटर के कॉन्सेप्ट को देखना चाहूं, तो मेटा सेंटर और स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज के कॉन्सेप्ट को मैं यहां कैसे समझ सकता हूं। तो यहां पर अगर मैं कहूं कि व्हाट इज अ मेटा सेंटर, अगर मैं आप लोगों से पूछूं व्हाट इज अ मेटा सेंटर, तो यहां पर मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं, मेटा सेंटर इज अ theoretical point
मेटा सेंटर इज अ थ्योरेटिकल पॉइंट विच इज ऑब्टेन्ड, थोड़ा सा बड़ा सा डेफिनेशन है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। इट इज अ थ्योरेटिकल पॉइंट विच इज ऑब्टेन्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ two vertical lines passing through center of buoyancy and center of gravity to the center of buoyancy when the body is in tilted shape or position। इतना बड़ा सा सर डेफिनेशन लिख दिए, क्या मतलब हुआ इसका? देखिए मैं यहां पर क्या लिखा हूं, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिएगा, मैं समझाऊंगा। मैंने लिखा है मेटा सेंटर इज अ थ्योरेटिकल पॉइंट विच इज ऑब्टेन्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ द वर्टिकल लाइंस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ बॉयंसी एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी टू द सेंटर ऑफ बॉयंसी व्हेन द बॉडी इज इन टिल्टेड पोजीशन या फिर टिल्टेड शेप। अब इसका क्या मतलब हुआ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये तो डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने लिखवा दिया। मान लीजिए कि मेरे पास कोई फ्लूइड है, मान लीजिए कि मेरे पास एक फ्लूइड है। ठीक है, अब यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर एक बॉडी ले रहा हूं, मैं यहां पर क्या कर ले रहा हूं, एक बॉडी ले रहा हूं, ये रहा मेरी बॉडी। ठीक है, अब ये बॉडी है, यहां पर फ्लूइड है, कोई भी फ्लूइड है, मैं मान लेता हूं कि ये फ्लूइड मेरा वाटर ही है। ठीक है, अब यहां पर ये जो बॉडी है इसकी अपनी कुछ हाइट होगी, मैं मान लेता हूं इसकी हाइट है कैपिटल H। ठीक है, और इसका कुछ पोर्शन जो है ये फ्लूइड में क्या है, सबमर्ज्ड कंडीशन पे, मतलब थोड़ा सा वो डूबा हुआ है, फ्लोटिंग कंडीशन पर है, बट इसका ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट यहां पर क्या है, डूबा हुआ है। तो इसकी जो हाइट है, ये वाली जो हाइट है, इसको मैं क्या मान के चलता हूं, इसको मैं स्मॉल h मानकर चलता हूं। ठीक है, नाउ अब थोड़ा सा अगर आप लोग यहां पर ध्यान देंगे थोड़ा सा, तो यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर अगर बॉयंसी, यहीं पर हम बॉयंसी का जो फ्लोटेशन का जो प्रिंसिपल हमने पढ़ा था, यहां पर जितना ये डूबा हुआ जो पोर्शन है इस बॉडी का, जितना वाटर को डिस्प्लेस करेगा, वही किसके बराबर हो जाएगा, वही मेरे बॉयंसी के बराबर हो जाएगा। और वही बॉयंसी एक्चुअली में क्या होगा, इस पूरे बॉडी के वेट के बराबर होगा, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, लेकिन यहां पर मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं कि अगर कोई बॉडी है जो फ्लोटिंग कंडीशन पर है, तो वहां पर जनरली हमें क्या पॉइंट्स यहां पर हम डिफाइन करते हैं, यहां पर हम दो पॉइंट्स को डिफाइन करते हैं। एक पॉइंट होता है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, उसे हम G से डिनोट करते हैं, और दूसरा होता है हमारा सेंटर ऑफ बॉयंसी, BOUYANCY, इसे हम किससे डिनोट करते हैं, B से डिनोट करते हैं। अब ये होता क्या है, देखिए सबसे पहली चीज ये क्या है कि अगर आप मुझसे बोलेंगे सर सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, हालांकि आपने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, पर फिर भी मैं बता देता हूं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एक हम पढ़ते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एक हम पढ़ते हैं सेंटर ऑफ मास। अब यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, सेंटर ऑफ मास वो थ्योरेटिकल पॉइंट हम एज्यूम करते हैं जहां पर बॉडी का सारा मास क्या होता है, हम एज्यूम के चलते हैं कि वहां पर कंसंट्रेटेड होता है। लेकिन अगर मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करूं, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में हम ये मान के चलते हैं कि बॉडी का एज अ होल वेट उस पॉइंट पर क्या होता है, कंसंट्रेटेड होता है। अब आप बोलेंगे सर अगर मास कंसंट्रेटेड है तो उसको मैं G से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो वैसे भी आ जाएगा। नहीं बेटा, देखिए ऐसे तो अगर आप इसको थ्योरेटिकल पॉइंट में समझेंगे तो आपको ये सेम ही लगेगा, लेकिन अगर मैं आपसे बोल दूं कि अगर मैं किसी मैग्नेटिक फील्ड पे या ग्रेविटेशनल फील्ड पर मैं अगर इनको डिफाइन करना चाहूं तो ये क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी मैं उतना डीप पे नहीं जाता, अभी आप बस ये मान के चलिए कि कोई भी ये जो बॉडी है, इस बॉडी का अपना कुछ मास होगा या मतलब तो उसका वेट होगा, तो वेट होगा तो क्या होगा, उसका अपना एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। तो मैं मान लेता हूं कि ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब यहां पर मैं एक और रैंडम पॉइंट एज्यूम कर लेता हूं, लेट द रैंडम पॉइंट बी O। ठीक है, कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट है तो रेफरेंस पॉइंट को मैं इसके डेप्थ में मान के चल रहा हूं कि दिस पॉइंट इज O। ठीक है,
अब यहां पर अगर मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी ओजी को डिफाइन करना चाहूं तो इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, वो कैपिटल H/2 होगी या नहीं होगी फ्रेंड्स, वो क्या होगी, कैपिटल H/2 होगी। ठीक है, मीटर सेंटीमीटर जो भी इसका यूनिट है। ओके, नाउ अगर मैं यहां पर डिफाइन करना चाहूं कि यार सेंटर ऑफ बॉयंसी क्या होगी, तो सेंटर ऑफ बॉयंसी वो सेंटर पॉइंट होता है जहां पर आपका क्या पास होता है, जहां से आपका बॉयंसी फोर्स पास होता है। ठीक है, मतलब अगर मैं बोलूं कि वो पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से आपका क्या होता है, बॉयंसी फोर्स पास होता है, और वो उसकी जो डायमेंशन होती है, मतलब उसकी जो लेंथ होती है, वो सबमर्ज्ड का क्या होता है, आधा होता है, मतलब सबमर्ज्ड का सेंट्रॉइड होता है। मतलब यहां पर अगर आप इस पोर्शन को देखेंगे, यानी कि ये वाला आपका पोर्शन कौन सा है, सबमर्ज्ड पोर्शन है बॉडी का, तो इस सबमर्ज्ड पोर्शन ऑफ द बॉडी का जो सेंट्रॉइड होता है वही आपका क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ बॉयंसी कहलाता है। ठीक है, और ये जो सेंटर ऑफ बॉयंसी है ये वही पॉइंट होता है जहां से आपका बॉयंसी फोर्स क्या होता है, पास होता है। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं यहां पर ओबी की वैल्यू को लिखना चाहता हूं, ठीक है, यहां पर कहां होगा, कुछ भी इस पॉइंट पर होगा। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं ओबी की वैल्यू लिखना चाहूंगा तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल h/2, स्मॉल h/2। अब यहां पर आपको ये तो समझ में आ गया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बॉयंसी क्या है। मुझे यहां पर मेनली किसको समझना है, मुझे यहां पर मेटा सेंटर को समझना है। तो थोड़ा सा इसमें और हम आगे चलते हैं। चलिए मैं फिर से वही कंडीशन ले लेता हूं, मैं यहां पर एक फ्लूइड ले लेता हूं, मैं यहां पर एक फ्लूइड ले लिया और यहां पर मैंने बॉडी बना दी। ठीक है, सेम, और यहां पर भी मैं सेम वही कर दे रहा हूं, सेम ये चीज मैं यहां पर भी कर दे रहा हूं, ये मैंने कर दी। ठीक है, और ये मैंने फ्लूइड बना दी, सॉरी ये मैंने बॉडी बना दी, ये बॉडी को मैं ऐसे बना देता हूं। ठीक है, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, नाउ मैं मान के चलता हूं, अभी यहां पर डायमेंशन दोनों के एक जैसे नहीं दिख रहे, बट मैं मान के चलता हूं कि दोनों एक ही बॉडी है। अब यहां पर क्या था फ्रेंड्स, यहां पर इसका कैपिटल हाइट था, ये इसका टोटल हाइट ऑफ द बॉडी था h, और इसका जो स्मॉल हाइट था वो क्या था, स्मॉल h। यहां पर इसका कुछ सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई कर रहा था और यहां पर इस पॉइंट पर इसका सेंटर ऑफ बॉयंसी लाई कर रहा था। ठीक है, तो एक्चुअली में जो मेटा सेंटर होता है, मेटा सेंटर हम कैसे ले सकते हैं, मेटा सेंटर क्या होता है, अगर मैं यहां पर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करूं, तो एक इमेजिनरी लाइन, यहां पर दो क्या होता है, दो इमेजिनरी लाइन मेरे को ड्रॉ करना पड़ता है। जो पहली इमेजिनरी लाइन है वो कहां से पास हो रही है, वो सेंटर ऑफ बॉयंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रही है, और ये जो सेंटर ऑफ बॉयंसी है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ जो लाइन जाती है, इसी लाइन को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल एक्सिस कहते हैं, इसी लाइन को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल एक्सिस कहते हैं। ठीक है, और स्टेबिलिटी के लिए ये जरूरी भी होता है कि आपका जो सेंटर ऑफ बॉयंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो क्या हो, वो एक ही लाइन पर लाई करे। ठीक, अब यहां पर थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब क्या हो रहा है कि मैं इस बॉडी पर कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट कर दे रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, इस बॉडी पर कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा हूं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको इस डायरेक्शन में मैंने थोड़ा सा डिस्टरबेंस क्रिएट किया। तो डिस्टरबेंस क्रिएट किया तो यहां पर क्या होगा, यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये तो इसका सेंट्रल एक्सिस तो यहां पे था, पहले इसका सेंट्रल एक्सिस कहां पे था, कुछ यहां पे था, और इसी सेंट्रल एक्सिस पे आपका क्या लाई कर रहा था, इसी सेंट्रल एक्सिस पे आपका जी लाई कर रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, अब यहां पर इसके टिल्ट होने की वजह से जो यहां पर ये वाला जो रीजन है, यहां पर इस रीजन पर जो ये वाला रीजन है, ये वाला जो आपका रीजन है, ये ज्यादा आपका सबमर्ज्ड कंडीशन पे आ गया, मतलब ज्यादा उसका यहां पर ज्यादा उसका वॉल्यूम क्या हो गया, डूब गया। तो अगर यहां पर ज्यादा वॉल्यूम डूब गया है आपका, तो यहां पर जो न्यू सेंटर ऑफ बॉयंसी होगा, पहले बॉयंसी कहां था, पहले सेंटर ऑफ बॉयंसी आपका यहां पर कुछ था। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, टिल्ट होने की वजह से सेंटर ऑफ बॉयंसी की जो वैल्यू है वो चेंज हो गई, वो यहां पर शिफ्ट हो जाता है बी डैश में। और उसके बाद अगर मैं यहां से फिर से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं, एक वर्टिकल एक्सिस वाली ड्राइंग लाइन में ड्रॉ करूं कुछ इस टाइप से, तो वो इस प्रीवियस एक्सिस को जहां पर कट करके निकलता है, वही पॉइंट मेरा क्या कहला जाता है, वही पॉइंट मेरा मेटा सेंटर कहलाता है। समझ में आया? मैं फिर से एक बार इसको समझाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा ध्यान से देखिए। पहले मेरे पास एक बॉडी थी, उस बॉडी का मैंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी मैंने डिफाइन किया, उसके बाद मैंने सेंटर ऑफ बॉयंसी बी को डिफाइन किया। ठीक है, फिर उन दोनों पॉइंट से मैंने क्या किया, एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ किया। ठीक है, जो वर्टिकल लाइन सेंटर ऑफ बॉयंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होते हुए जाती है, उसको हम सेंट्रल एक्सिस लाइन कहते हैं। और स्टेबिलिटी के लिए जरूरी रहता है कि दोनों ये पॉइंट जो है सेंटर ऑफ बॉयंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो एक ही लाइन पर क्या करे, लाई करे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मैंने बोला कि मैंने जब यहां पर एक डिस्टरबेंस क्रिएट किया, तो डिस्टरबेंस की वजह से क्या होगा, वो
क्या होगा, ऑसिलेट हो सकता है या अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है। तो यहां पर ये बॉडी ने अपनी पोजीशन को चेंज किया, जैसी पोजीशन को चेंज किया तो जो सबमर्ज्ड वॉल्यूम था इस जगह क्या हो गया, कम हो गया, इस जगह ज्यादा हो गया। तो ये इररेगुलर सबमर्ज्ड कंडीशन की वजह से क्या होता है, जो सेंटर ऑफ बॉयंसी की जो पोजीशन होती है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। और सेंटर ऑफ बॉयंसी की पोजीशन जब चेंज हुई तो ये जो नया सेंटर ऑफ बॉयंसी जो हमें मिला है ये वाला, यहां से जब हम एक एक्सिस ड्रॉ करेंगे, एक वर्टिकल एक्सिस लाइन जब हम ड्रॉ करेंगे तो वो जो इस प्रीवियस वर्टिकल लाइन को जहां पर काटेगा तो वही मेरा इमेजिनरी पॉइंट या थ्योरेटिकल पॉइंट मेरा क्या बन जाएगा, मेरा वो बन जाएगा मेटा सेंटर, वही मेरा क्या बन जाएगा, मेटा सेंटर। अब थोड़ा सा क्या करिए, इस डेफिनेशन पर फिर से आइए। अब इस डेफिनेशन को जब मैं पढ़ूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मेटा सेंटर एक ऐसा थ्योरेटिकल पॉइंट है जो कि ऑब्टेन होता है इंटरसेक्शन ऑफ टू वर्टिकल लाइंस, दो वर्टिकल लाइंस के इंटरसेक्शन से हमें मिलता है। और वो वर्टिकल लाइन कहां से पास होती है, पहली बार वो पास होती है सेंटर ऑफ बॉयंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, और दूसरी बार कहां से पास होती है, सेंटर ऑफ बॉयंसी से, जब आपका बॉडी क्या होता है, टिल्टेड पोजीशन पर होता है, या फिर हम कह सकते हैं एक डिस्प्लेस्ड पोजीशन पर होता है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है आपका मेटासेंट्रिक पॉइंट का। अब यहां पर हमें मेटासेंट्रिक पॉइंट मिल तो जाता है, लेकिन यहां पर एक और टर्म को हम डिफाइन करते हैं और वो टर्म होता है मेटासेंट्रिक हाइट। मेटासेंट्रिक हाइट, ये मेरे न्यू एक और चीज डिफाइन कर रहा हूं। अब ये बड़ा इजी है, ये बड़ा इजी क्यों है मैं आपको समझा देता हूं। एक बार आपने समझ लिया कि भाई मेटा सेंटर क्या होता है, तो मेटासेंट्रिक हाइट क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी टू द मेटासेंट्रिक पॉइंट ऑफ द बॉडी इज नोन एज द मेटासेंट्रिक हाइट। यानी कि ये जो जीएम है, देखिए बहुत ध्यान से इसको मैं लिख दे रहा हूं, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसका, देखिए अगर मैं कह रहा हूं सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी, यहां पर बॉडी, अगर मैं सबमर्ज्ड बॉडी का कहूंगा तो बॉयंसी हो जाएगा। यहां पर एट द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी, ठीक है, यहां पर मैं बॉडी की बात कर रहा हूं, तो वो पॉइंट कौन सा होगा, वो पॉइंट होगा जी, टू द मेटासेंट्रिक पॉइंट, टू द मेटासेंट्रिक पॉइंट, मेटासेंट्रिक पॉइंट को अभी हमने किससे डिनोट किया, एम से डिनोट किया, is known as मेटासेंट्रिक हाइट। इसको हम क्या कहते हैं, मेटासेंट्रिक हाइट कहते हैं। तो यहां पर अगर मैं मेटासेंट्रिक हाइट यहां पर डिफाइन करना चाहूंगा तो यहां पर मेटासेंट्रिक हाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी, मेटासेंट्रिक हाइट की वैल्यू यहां पर हो जाएगी जीएम, ठीक है। तो स्टेबिलिटी के लिए क्या होता है ना, स्टेबिलिटी के लिए ये मेटासेंट्रिक पॉइंट को डिफाइन किया जाता है और इसके पोजीशन के अकॉर्डिंग ही हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट का स्टेबिलिटी या अनस्टेबिलिटी को हम यहां पर क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। अब यार ये कैसे होता है, चलिए इसको भी समझते हैं। देखिए कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी, यहां पर मैं जो न्यू चीज लिख रहा हूं, कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है। अब ये कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी क्या है, देखिए जब भी कोई बॉडी किसी फ्लूइड पर फ्लोट की कंडीशन पर होता है तो वहां पर मेटासेंट्रिक हाइट के अकॉर्डिंग मैं ये बता सकता हूं कि वो बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम पर रहेगी या स्टेबल इक्विलिब्रियम पर नहीं रहेगी या फिर वो न्यूट्रल पोजीशन पर रहेगी। तो यहां पर जनरली हमारे पास टोटल 3 ही हम पढ़ते हैं। तो पहला जो होता है हमारा वो होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो सबसे पहले मैं आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन के बारे में समझा देता हूं, ठीक है। चलो भाई, स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, अगर मैं स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करूं तो जब आपका मेटा सेंटर, ठीक है, व्हेन द मेटासेंट्रिक पॉइंट, व्हेन द मेटा सेंटर या फिर मेटासेंट्रिक पॉइंट, व्हेन द मेटा सेंटर lies above, when the meta center lies above the center of gravity, then the body is said to be in stable equilibrium position। इसका क्या मतलब हुआ इस सेंटेंस का
इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि जब आपका मेटासेंट्रिक पॉइंट आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर लाई करेगा तो आपकी बॉडी क्या होगी, अगर आपकी बॉडी में कोई डिस्प्लेसमेंट या कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट भी होगा तो वो वापस अपने शेप को यानी कि फ्लोटिंग शेप को यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेट को क्या कर देगी, रिटेन कर लेगी। अब थोड़ा सा समझते हैं ये कैसे होता है। देखिए थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर मैं फ्लूइड बना दूं, ये रहा मेरा फ्लूइड, ठीक है। अब यहां पर मैं ऐसा करता हूं, बॉडी बनाता हूं। यहां पर मैं अपनी बॉडी बनाने मैं कोशिश करता हूं कि आपको एकदम डायग्राम थोड़ा सा हो जाता है, कोई लोड नहीं है। तो यहां पर देखिए, यहां पर ये मेरा सेंटर ऑफ बॉयंसी है, मान लेता हूं ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और ये क्या है, मेरा मेटा सेंटर। अब क्या होता है फ्रेंड्स, यहां पर क्या होता है, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से डायग्राम बना देता हूं। ठीक है, तो ये मेरा कंडीशन है। यहां पर आप ध्यान से देख सकते हैं कि जब मैंने एक डिस्टरबेंस प्रोड्यूस किया बॉडी पर, तो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करने के बाद जो नया बॉयंसी का पोजीशन था वो चेंज हुआ, और नया पोजीशन जो बॉयंसी का चेंज हुआ उस हिसाब से जो मुझे मेटासेंट्रिक पॉइंट मिला वो कहां मिला, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर मिला। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है कि जब आपका मेटा सेंटर इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से अबव होता है तो वहां पर क्या होता है, वहां पर एक रिस्टोरिंग कपल लगता है। कौन सा कपल लगता है, यहां पर एक रीस्टोरिंग कपल लगता है। अब आप बस इतना ही समझेंगे, यहां पर क्या लगता है, एक रीस्टोरिंग कपल लगता है। और ये जो रीस्टोरिंग कपल लगता है, ये रीस्टोरिंग कपल क्या करता है, इस मेटा सेंटर पॉइंट जो कि जी के ऊपर है, इसकी वजह से जो ये रीस्टोरिंग कपल होता है तो ये इसको क्या करता है, अब आप देखिए यहां पे मैंने डिस्टर्बेंस इस जगह प्रोड्यूस किया, लेकिन ये रीस्टोरिंग कपल का कैसा है, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन पर है। तो अपोजिट डायरेक्शन पर है तो क्या होगा, ये डायरेक्ट इस बॉडी को इसके इक्विलिब्रियम स्टेट पर कुछ इस तरह से क्या करेगा, लाने की कोशिश करेगा। तो जब यहां पर इसको इसके इनिशियल स्टेट पर लाने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, ये बॉडी अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ चला जाएगा। ये बॉडी कहां चला जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम के अपने स्टेट पर चला जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आपको मैं ये बता सकता हूं कि जब आपका मेटासेंट्रिक जो पॉइंट होता है आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर लाई करता है तो वो कंडीशन कौन सा होता है, वो कंडीशन आपका सेंटर ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन होता है। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या होता है, दूसरा कंडीशन आपका होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अब यहां पर जो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है इसको ज्यादा समझने का यहां पे हम लोग को दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। यहां पर क्यों नहीं दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहां पर मैं अगर आपको लिखना चाहूं, पहले के केस में क्या था, स्टेबल में आपका मेटा सेंटर ऊपर लाई कर रहा था। यहां पर क्या होगा, अगर आपका मेटा सेंटर ठीक है, इफ द मेटा सेंटर लाइज बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यहां पर क्या हो रहा है, लाइज बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसका, बॉडी का, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। तो इसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, इसको हम जी से डिनोट कर रहे हैं। तब यहां पर क्या होता है, द बॉडी इज सेड टू बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जब मेटा सेंटर जब आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे लाई कर रहा है तो आपका क्या हो रहा है, वहां पर आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो रहा है। क्यों हो रहा है, चलिए फिर से इसको देखते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर अब मैं क्या कर रहा हूं, फिर से फ्लूइड बना रहा हूं। मैं फिर से यहां पर वो कंडीशन ले लेता हूं, इस तरह से आपका बॉडी है ये इस तरह से। ठीक है, ये रहा आपकी बॉडी। ठीक, यहां पर आपका है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यहां पर है आपका बॉयंसी मान लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और ऐसे कर लेता हूं, ये आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये है आपका सेंटर ऑफ बॉयंसी। ठीक है, अब यहां पर मैं क्या ले रहा हूं, मैं यहां पर ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं क्योंकि मेटा सेंटर हमको वैसे ही मिलेगा, ये मेरा वर्टिकल लाइन है। ठीक है, अब टिल्ट होने की वजह से क्या हुआ, ये बॉयंसी मान लीजिए यहां पर शिफ्ट हो गया। ठीक है, सेंटर ऑफ बॉयंसी की जो पोजीशन है वो यहां पर शिफ्ट हो गई। अब क्या हो रहा है कि जब मैं यहां से वर्टिकल लाइन बना रहा हूं तो ये देखिए ये कहां जा रही है। ठीक है, लाइन थोड़ी सी टेढ़ी बन जा रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो नया मेटासेंट्रिक पॉइंट मिल रहा है वो हमें कहां मिल रहा है, वो हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे मिल रहा है।
किसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी? बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो जब इस टाइप से होता है तो देखिए वहां पर क्या हो रहा था, पहले कंडीशन में स्टेबल इक्विलिब्रियम पे जो रीस्टोरिंग कपल लग रहा था, यहां पर क्या होता है, यहां पर वेट का डायरेक्शन नीचे है और यहां पर ओवरटर्निंग कपल लगता है। जब आपका मेटा सेंटर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे होता है तो यहां पर आपका क्या होता है, ओवरटर्निंग कपल लगता है। क्या लगता है? ओवरटर्निंग कपल। ठीक है, जो यहां पर क्या होता है, वेट के साथ देखो, वेट का जो, अगर आप वेट को देखोगे तो ये भी क्लॉकवाइज आपका कपल बना रहा है। जो ओवरटर्निंग कपल का भी डायरेक्शन कैसा है, क्लॉकवाइज है। तो यहां पर क्या होता है, दोनों क्लॉकवाइज आपस में सबमिशन हो जाते हैं और यहां पर क्या हो जाता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आ जाता है। यहां पे क्या आ जाता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देखिए पहले कंडीशन पे यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर वेट तो आपका यहां पे एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, सॉरी ये आपका क्या कर रहा था, क्लॉकवाइज कर रहा था, और जो आपका ये वाला पोर्शन था, जो आपका जो वेट ऑफ द बॉडी था, वो क्लॉकवाइज लगने की कोशिश कर रहा था। तो यहां पर रीस्टोरिंग कपल की वजह से और वेट का क्या था, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट था, तो यहां पर स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जा रही थी। लेकिन यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर आपका वेट और जो ओवरटर्निंग कपल की वजह से क्या होता है, ये जो बॉडी होती है ये पूरी तरह से डिस्टेबल हो जाती है और क्या हो जाती है, डूब जाती है। ठीक है, जो तीसरा पोजीशन आता है, मतलब यहां पर क्या, अगर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की मैं बात करूं तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि मेटा सेंटर की जो हाइट होनी चाहिए वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे होनी चाहिए। तीसरा आपका क्या होता है, तीसरा जो होता है वो न्यूट्रल पोजीशन होता है। क्या होता है, न्यूट्रल पोजीशन होता है, न्यूट्रल पोजीशन। ठीक है, न्यूट्रल पोजीशन। क्या मतलब हुआ न्यूट्रल पोजीशन का? न्यूट्रल पोजीशन में क्या होता है, जो आपका मेटा सेंटर, ठीक है, मेटा सेंटर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज एट सेम पॉइंट। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फ्रेंड्स, ये काफी इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा अगर आप समझेंगे इसको तो आपको ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। देखिए यहां पर क्या हो जा रहा है ना, यहां पर आपके पास जो फ्लूइड है, ठीक है, और ये आपका कुछ बॉडी है, ये आपका बॉडी है, ठीक है, ये आपका बॉडी है, ओके। बी, ये मान लीजिए जी, ये आपका हो गया बी डैश, और यहीं पे आपका क्या आ जा रहा है, यहीं पे आपका मेटासेंट्रिक पॉइंट एम भी आ जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं आप लोगों को समझाना चाहूं तो यहां पर क्या हो रहा है, आपका वेट का कंपोनेंट, यहां पर देखिए वेट का कंपोनेंट और बॉयंसी का कंपोनेंट, ये क्या हो रहा है, सेम लाइन पर आ जा रहा है। ठीक है, मतलब इनका लाइन ऑफ एक्शन क्या हो जा रहा है, सेम हो जा रहा है। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक आपके फोर्सेस हो जा रहे हैं। तो यहां पर इस पोजीशन पे क्या होता है कि जब मैं यहां पर कोई डिस्टर्बेंस देता हूं ना फ्रेंड्स, तो जिस पोजीशन पर, जिस मोमेंट ऑफ टाइम पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मेटा सेंटर एक ही पोजीशन पे आ जाते हैं, वहां पर बॉडी जो होती है अपने न्यूट्रल पोजीशन पे आ जाती है, यानी कि ना ये यहां से डिस्टर्ब होगी और ज्यादा, ना ये अपनी स्टेबल पोजीशन पे जाएगी। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग है। न्यूट्रल पोजीशन में क्या होता है, मैंने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया बॉडी में, बॉडी ऑसिलेट की, लेकिन ऑसिलेशन के दौरान क्या हुआ, यानी डिस्टर्बेंस के दौरान क्या हुआ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मेटा सेंटर एक ही पॉइंट पर आ गए, तो वहां पर क्या हो जाती है, बॉडी अपने इसी टिल्टेड पोजीशन पे जाके रुक जाती है, ना वो अपनी स्टेबल पोजीशन पे आने की कोशिश करती है, ना वो फ्लूइड के अंदर डूब जाती है। तो ये जो आपने तीन कंडीशन हम जो पढ़ते हैं, तो ये तीन कंडीशन क्या क्या होता है आपका, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और आपका न्यूट्रल पोजीशन ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी। अब यहां पर फिर से मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, आप लोगों को कंडीशन यहां पर फिर से मैं डिफाइन कर देता हूं। यहां पर आपकी जो भी फ्लोटिंग बॉडीज होती है, ठीक है, फ्लोटिंग बॉडीज होती है, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर आपका रेफरेंस पॉइंट होता है, ये आपका सेंटर ऑफ बॉयंसी होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, और मान लेते हैं यहां पर कुछ मेटा सेंटर है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करूं, अगर मैं यहां पर स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करूं फ्रेंड्स, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, अगर मैं यहां पर स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करूं तो यहां पर मेरे पास एक कंडीशन है और वो एक रिलेशन है जिसे हमें क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। और वो रिलेशन क्या है कि आपका OB यानी कि ये डिस्टेंस प्लस BM मतलब डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ बॉयंसी एंड मेटा सेंटर, ये आपका ग्रेटर देन या इक्वल टू क्या होना चाहिए, OG होना चाहिए। एक्चुअली इक्वल टू भी नहीं कहना चाहिए, इसको ग्रेटर देन OG होना चाहिए। तो अगर आपका ये कंडीशन होगा तो ये आपका क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए होगा।
ठीक है। नाउ अब ये रिलेशन जो आप लोग ध्यान में रख रहे हैं, इसमें कुछ चीजों को आप लोगों को समझना पड़ेगा, चीजों को याद करना पड़ेगा। क्या पहली चीज, अगर मैं मानता हूं कि इसकी पूरी हाइट है कैपिटल एच, ये पूरी हाइट क्या है आपकी कैपिटल एच है, और ये जो स्मॉल हाइट है, जितना सबमर्ज्ड पोर्शन है वहां पर जो हाइट है वो स्मॉल एच है। मैं मान के चलता हूं कि इसका जो डायामीटर है वो डी है, और ये एक सिलिंड्रिकल है, मतलब यहां पर क्या है, हो सकता है यहाँ सर्कुलर सेक्शन हो सकता है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन हो सकता है, तो कैसा भी क्रॉस सेक्शन ही हो सकता है। तो अगर मैं यहां पर डिफाइन करना चाहूं तो ओबी के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, ओबी के लिए मैं लिख सकता हूं h/2, ओबी की वैल्यू क्या होगी h/2 प्लस ये जो bm है, ये bm शुड बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, कैपिटल h/2, ये क्या होना चाहिए, ये रिलेशन आपका होना चाहिए। जहां पर ये जो कैपिटल bm होता है ना फ्रेंड्स, कैपिटल bm की वैल्यू क्या होती है मैं आपको समझा देता हूं। कैपिटल bm होता है I, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड होता है। ठीक है, इस रिलेशन को आप लोगों को क्या करना है, बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो यहां पर जो रिलेशन फाइनली हमारे पास आएगा वो क्या होगा, ये होगा, ये हमारे पास क्या होगा, फाइनल रिलेशनशिप होगा। अब यहां पर ये जो आई है, ये आई क्या होता है, आई को हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहां पर जो ये आई होता है फ्रेंड्स, ये आई क्या होता है आपका, आई होता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, ऑफ द क्रॉस सेक्शन, मैं इसको क्रॉस सेक्शन के थ्रू लूंगा, ऑफ द क्रॉस सेक्शन पैरेलल टू द पैरेलल, ठीक है, पैरेलल टू द फ्री सरफेस, पैरेलल टू फ्री सरफेस ऑफ फ्लूइड, फ्री सरफेस ऑफ फ्लूइड। ठीक है, यहां पर जो भी मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले रहा हूं, इसके क्रॉस सेक्शन के सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट ले रहा हूं, और वो कैसे ले रहा हूं, पैरेलल टू दी फ्री सरफेस ऑफ द फ्लूइड। मतलब अगर यहां पर मेरा सर्कुलर सेक्शन है जिसका डायामीटर डी है, मैंने माना है डायामीटर मतलब ये सर्कुलर सेक्शन होगा, तो यहां पर अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसीडर करता हूं तो वो क्या होगा, π/64 d⁴, ये क्या होगा मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और जो यहां पर Vd है, ये जो Vd है, ये Vd होता है वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। तो यहां पर मुझे कौन सा वॉल्यूम कंसीडर करना पड़ेगा बॉडी का, जो फ्लूइड को डिस्प्लेस कर रहा है, मतलब ये वाला जो वॉल्यूम है, इसको मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास जो ये रिलेशन मैंने लिखा है, ये रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो इसका क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो यहां पर मैंने आपको क्या समझाया, मैंने आपको मेटा सेंटर का कॉन्सेप्ट समझाया, मेटा सेंटर हम ऑब्टेन कैसे करते हैं ये मैंने समझाया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है ये मैंने समझाया, सेंटर ऑफ बॉयंसी क्या होती है, ठीक है, मेटासेंट्रिक हाइट क्या होती है। अच्छा, यहां पर एक बात आप ध्यान रखेंगे, जितनी ज्यादा मेटासेंट्रिक हाइट होगी, जितनी ज्यादा मेटासेंट्रिक हाइट होगी, मेटासेंट्रिक हाइट क्या होता है, जीएम, ये जीएम को ही तो हम क्या कहते हैं, जीएम ही हमारा क्या होता है, मेटासेंट्रिक हाइट होता है। ठीक है, तो जितनी ज्यादा मेरी मेटासेंट्रिक हाइट होगी, उतना ही ज्यादा मेरी बॉडी क्या होगी, स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी फ्लोटिंग के दौरान। ठीक है, अब कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है तो ये तो जरूरी है कि फ्लोटिंग कंडीशन पे जो मास डेंसिटी होगी बॉडी की, वो क्या होगी, वो मास डेंसिटी ऑफ फ्लूइड से कम होगी, तभी तो फ्लोट करेगा ना। ज्यादा होगी तो क्या होगा, तो डूब जाएगा, डूब के एक जगह गिर जाएगा, बैठ जाएगा। ठीक है, तो वहां पर हम स्टेबिलिटी की बात नहीं करेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी में जरूरी है कि बॉडी आपका फ्लोट करे, तभी तो हमने ये टॉपिक पढ़ा। ठीक, इसके बाद मैंने आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल पोजीशन के बारे में समझाया कि फ्लोटिंग के दौरान कोई भी फ्लोटिंग बॉडी अपनी स्टेबल इक्विलिब्रियम पर कब रह सकती है, कब वो अनस्टेबल हो जाएगी और कब वो अपनी न्यूट्रल पोजीशन पे पहुंच जाएगी, जहां फर्दर और किसी तरह का डिस्प्लेसमेंट बॉडी ना कर सके ना। ओके, ना यहां पर कुछ क्वेश्चंस है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा। एक क्वेश्चन है मेरे पास आप लोगों के लिए, द क्वेश्चन इज, ठीक है, यहां पर एक क्वेश्चन है मेरे पास, चलो मैं एक क्वेश्चन लिखा देता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 2 भले लिखा है, लेकिन आप इसे एज अ क्वेश्चन नंबर 1 फॉलो करें। ठीक है, ओके, चलिए ये मेरे पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन का आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, थोड़ी देर के लिए सोचिए, बैठिए और बनाने की कोशिश करिए। आप चाहेंगे तो इसको बना सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या दिया है, उस कोशिश करेंगे सॉल्व करने का, कि डिटरमाइन द रेशियो ऑफ डायामीटर टू हाइट फॉर अ सिलेंडर so that it can be stable in a fluid while its axis is vertical. It is given that the ratio of its density of the body to the fluid is k. अब यहां पर क्या बोल रहा है आपसे, थोड़ा क्वेश्चन को पढ़िए, समझने की कोशिश करिए 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के लिए मैं भी पानी पी लेता हूं।
ओके चलिए, आई होप आपने इसको देखा होगा। 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके। क्या बोल रहा है यहां पर, आपके पास कोई फ्लूइड है, आपके पास कोई फ्लूइड है और आपके पास क्या एक ऑब्जेक्ट है, एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपका सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है। यहां पर आपसे क्या बोला गया है कि इस फ्लूइड का जो डेंसिटी है ये है रो फ्लूइड, ठीक है, इस फ्लूइड का जो डेंसिटी है वो रो एफ है और बॉडी का जो डेंसिटी है मैं मान लेता हूं वो रो बी है, ठीक है। मुझे दिया गया है कि क्योंकि ये एक सिलिंड्रिकल बॉडी है तो मतलब इसका कुछ डायामीटर होगा कैपिटल डी और इसकी कुछ हाइट होगी कैपिटल एच। मैं ये मान के चलता हूं कि जितना पोर्शन बॉडी का जो सबमर्ज्ड कंडीशन पे है उसको मैं क्या मान के चलता हूं, कुछ भी मान के चल सकता हूं, मैं स्मॉल एच मान के चल सकता हूं, मैं वाई मान के चल सकता हूं, आप कोई भी इसमें लेके चल सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या बोल रहे हैं कि ये जो बॉडी है आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन पर है, ये बॉडी आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन पर है और जो आपकी रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ बॉडी एंड रेशियो ऑफ जो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है, मतलब यहां पर आपको दिया गया है कि रो ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय रो ऑफ फ्लूइड आपको दिया गया है के। यहां पर आपको क्या दिया गया है, ये एक रिलेशन गिवन के। आपको क्या करना है, आपको डी बाय एच का रेशियो निकालना है, डी यहां पर इस सिलिंड्रिकल सब्सटेंस का डायमीटर है और यहां पर एच क्या है, इसकी हाइट है, तो इसका आपको रेशियो निकालना है इन टर्म्स ऑफ के। अब यार डी बाय एच के बराबर नहीं है, इन टर्म्स ऑफ के आपको निकालना है, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन आपके गेट में आ सकते हैं, 4 ऑप्शन आपको दे देगा और आपको वहां पर क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो अभी हमने जो क्या किया, अभी हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा है हम उसी को पूरा अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहां पे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोटेशन ऑफ फ्लूइड, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन मैंने पढ़ाया था कॉन्सेप्ट ऑफ बॉयंसी में, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन में मैंने क्या पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था कि रो ऑफ बॉडी इंटू जी इंटू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी जो होता है वो वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड के बराबर होता है। तो वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड क्या होता है, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड जो होता है रो ऑफ फ्लूइड इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू वॉल्यूम ऑफ दी, ये जो स्मॉल पोर्शन है बॉडी का जो सबमर्ज्ड कंडीशन पे है उसका हम क्या करते हैं, वॉल्यूम को कंसीडर करते हैं, ठीक है। चलो अच्छी बात है, यहां से जी और जी मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं मानूं कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, रो ऑफ बॉडी इनटू एरिया इनटू कैपिटल एच इज इक्वल टू रो ऑफ फ्लूइड इनटू वाई इनटू कैपिटल ए, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो डिस्टेंस है, ये जो इसका सबमर्ज्ड जो हाइट है, सबमर्ज्ड बॉडी का जो हाइट है, इसको मैंने क्या एज्यूम किया है, इसको मैंने y एज्यूम किया है, ठीक है। ये बड़ा सा ये रिलेशन है, ठीक है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से a और a कैंसिल हो जाएगा क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों के केस में सेम है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं रो ऑफ बॉडी इनटू कैपिटल H इज इक्वल टू रो ऑफ फ्लूइड इनटू ये क्या हो जाएगा y, ठीक है। नाउ यहां पर रो ऑफ बॉडी बाय रो ऑफ फ्लूइड, इसको मैं लिख सकता हूं, ये क्या हो जाएगा, स्मॉल y अपॉन कैपिटल H, ठीक है। चलो यहां पर मेरे पास एक रिलेशन आ गया, यहां पर मेरे पास क्या आ गया, एक रिलेशन आ गया। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में भी एक रिलेशन दिया गया था और वो रिलेशन क्या था कि रो ऑफ बॉडी बाय रो ऑफ फ्लूइड कितना है, के बराबर, और अभी हमने यहां पर देखा कि रो ऑफ बॉडी अपॉन रो ऑफ फ्लूइड ये y बाय h के बराबर है। तो हम दोनों इक्वेशन को यहां पर इक्वेट कर देते हैं, दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, y बाय h इज इक्वल टू k के बराबर हो जाएगा, ठीक है। y बाय h इज इक्वल टू k। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं y की वैल्यू लिख सकता हूं kh, ये क्या बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। मतलब यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर जो ये मेरा स्मॉल y था ये मेरा एक वेरिएबल था, ठीक है। तो मैंने वेरिएबल को नोन टर्म्स के रिस्पेक्ट पर लिख दिया, ठीक। चलिए अब यहां पर क्या होगा, मेरे पास एक इक्वेशन है, हमको बोला गया है भाई कि हमारी जो बॉडी है जो फ्लोटिंग कंडीशन पर है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पर होगी। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पर होगी तो मुझे एक कॉन्सेप्ट पता है OB प्लस BM, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा हमने, OB प्लस BM शुड बी ग्रेटर देन OG, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं OB की बात करूं तो OB का वैल्यू क्या हो जाएगा, y/2 प्लस BM शुड बी ग्रेटर देन OG क्या हो जाएगा, कैपिटल H/2। और अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जो y की वैल्यू है वो कितनी है, kh। तो मैं यहां से लिख सकता हूं kh/2 प्लस BM शुड बी ग्रेटर देन, ये क्या हो जाएगा, h/2।
अब यहां पर अगर मैं bm की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहता हूं, अगर मैं bm की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहता हूं तो फॉर्मूला उसका भी है, ये क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेसिंग द बॉडी, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी डिस्प्लेसिंग द फ्लूइड, सॉरी वॉल्यूम ऑफ द बॉडी डिस्प्लेसिंग द फ्लूइड। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा पाई बाय 64, अगर मैं आई की वैल्यू लिखूंगा तो ये क्या होगा, पाई बाय 64 इंटू डी टू दी पावर 4, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर टू दी पावर 4, मीटर टू दी पावर 4। और अगर मैं वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस बाय द बॉडी की बात करूंगा तो मैं कौन से वॉल्यूम को यहां पर कंसीडर कर रहा हूं, मैं यहां पर इस वॉल्यूम को कंसीडर कर रहा हूं, इस वाले वॉल्यूम को कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है। और इस वाले वॉल्यूम का, इस वाले जो पोर्शन का वॉल्यूम क्या होगा, ये होगा पाई बाय 4, ठीक है, डी स्क्वायर इंटू वाई, और वाई यहां पर क्या है, के एच है, वाई यहां पर क्या है, के एच है। तो चलो भाई इसको भी मैं लिख देता हूं, वीडी की वैल्यू क्या होगी, पाई बाय 4 डी स्क्वायर के एच, और इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, इसका ऐसा यूनिट होगा मीटर क्यूब, इसका ऐसा यूनिट होगा मीटर क्यूब। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसकी वैल्यू को यहां पर पुट कर देता हूं, तो देखिए ये मेरे पास क्या निकल के आ रही है, के एच बाय 2, ठीक है, प्लस आपका आ गया पाई बाय 64 डी टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाय पाई बाय 16 डी स्क्वायर के एच, ठीक है, इज ग्रेटर देन एच बाय 2। यहां से क्या क्या चीजें कैंसिल हो सकती हैं, चलिए देख लेते हैं। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, 16 ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये पाई बाय 4 होगा, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पाई बाय 4 हो जाएगा, ये आपका पाई बाय 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा मैंने लिखने में बस मिस्टेक कर दिया, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आपके पास जो फाइनल रिलेशन आएगा वो आ जाएगा के एच बाय 2 प्लस ये आ जाएगा डी स्क्वायर बाय ये 464 मतलब 16, तो ये जो है 16 के एच इज ग्रेटर देन। अब यहां पर मुझे डी बाय एच की कुछ वैल्यू चाहिए, तो मैं इसको इक्वेट कर देता हूं, मैं इसको ऐसा कर देता हूं, इक्वेट करके सॉल्व कर देता हूं, ये क्या हो जाएगा एच बाय 2। देखिए मेन कॉन्सेप्ट आपका यहीं तक था, मेन कॉन्सेप्ट आपका यहीं तक था। अब यहां से आगे क्या है, मैथमेटिक्स है। अब मैथमेटिक्स है मतलब यहां पर आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना तेजी से डी बाय एच का रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पर मैं इस इक्वेशन को h से डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, k बाय 2 प्लस डी स्क्वायर बाय 16 के एच स्क्वायर, ठीक है। मैं पूरे इक्वेशन को क्या कर रहा हूं, h से डिवाइड कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो यहां पर डी स्क्वायर बाय 16 के एच की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1/2 माइनस के बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस के बाय 2, और ये इसको मैं यहां से जब काटूंगा तो ये क्या हो जाएगा 8, तो सॉरी यहां पर एच स्क्वायर है, ठीक है। तो यहां पर डी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, 8k इंटू 1 माइनस के, ठीक है। तो यहाँ पर डी बाई एच की रेशियो हम निकाल सकते हैं, डी बाई एच क्या हो जाएगा एज अ होल, यहाँ पर जब स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो ये क्या हो जाएगा 8k इंटू 1 माइनस के, और यही मेरा क्या है फाइनल आंसर, यही मेरा सवाल आपसे पूछा गया था, ठीक है। यही सवाल आपसे क्या किया गया था, पूछा गया था। आपको क्या करना था, आपको डायमीटर और हाइट ऑफ द बॉडी का रेशियो निकालना था। जब आपका जो सिलिंड्रिकल वहां पर सब्सटेंस था वो कैसा था, स्टेबल इक्विलिब्रियम पर था, और जो बॉडी और जो फ्लूइड का जो रेशियो था वो क्या था, के था, ठीक है। जहां पर के क्या है आपका, के है रो ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय रो ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। अब ये जो के की वैल्यू होगी, ये जो के की वैल्यू होगी ये 1 से कम होगी, ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि बॉडी फ्लोटिंग कंडीशन पर है, तो रो ऑफ द फ्लूइड मस्ट बी ग्रेटर देन रो ऑफ द बॉडी। तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, यहां पर आप इस रिलेशन को एज अ फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिया जाता है तो आप वहां पर क्या कर सकते हैं, डी बाई एच का डायरेक्ट एक रिलेशन है, इसको आप कर सकते हैं। यहां पर मैंने एक न्यूमेरिकल के बेसिस पर आपको एक फॉर्मूला ही क्या करा दिया, डिराइव करा दिया है, ठीक है। तो जब भी आपको इस टाइप का कंडीशन कुछ देगा तो वहां पर याद रखिएगा कि आपका जो डी बाई एच का रेशियो होता है वो अंडर रूट 8k अपॉन 1 माइनस के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा, क्योंकि डायामीटर का भी यूनिट मीटर है, हाइट का भी यूनिट मीटर है, तो ये जो आपकी होल वैल्यू आई है ये क्या होगी, यूनिट लेस क्वांटिटी होगी, ठीक है। तो ये जो इस टाइप के क्वेश्चन आता है, मुझे लगता है कि इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे वो आपसे डेफिनेटली बन जाएंगे, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट रहा, ये कॉन्सेप्ट है आपका स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग कंडीशन का, स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज का, ठीक है। आई होप आपको मेरा ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।
आप कोई भी फ्लोटिंग कंडीशन का न्यूमेरिकल आएगा ना, आप बस उसमें इस तरह से क्या करना, कॉन्सेप्ट को अगर आप अप्लाई करोगे तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को क्या कर पाओगे, बना पाओगे। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर से मेरी मुलाकात होगी। अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक कर दिया करो, शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो, ठीक है। और उससे भी इंपॉर्टेंट मुझसे इंटरेक्ट किया करो, कमेंट सेक्शन पे लिखा करो क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। क्योंकि मैं सारे टॉपिक्स को कवर कराने वाला हूं। इसके बाद जो मैं यहां पर टॉपिक कवर कराऊंगा वो वर्टेक्स मोशन गिवन टू दी लिक्विड कंटेनर्स, ठीक है। जो फ्री वर्टेक्स मोशन, फोर्स वर्टेक्स मोशन, ये सब के बारे में जो हम पढ़ते हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। और जब ये टॉपिक खत्म होगा फिर हम काइनेमेटिक्स पार्ट में भी एंटर कर जाएंगे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ठीक है। तो ये रहा मेरा आज का एक कॉन्सेप्ट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आपसे फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।